इंडिया के इन्वेस्टमेंट मार्केट को लेके हम कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नेक्स्ट टू 10 to 15 ईयर्स में इंडिया में आपको क्या लगता है सस्टेन्ड ग्रोथ किन सेक्टर्स की होने वाली है? हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लॉन्ग टर्म मीन्स लंबे समय में इन्वेस्टमेंट का तरीके पे बात करेंगे, या जिसको कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ की जो प्लानिंग होती है, एक लंबे समय तक हमको पैसा धीरे धीरे जमा करके, जैसे बचत करते हैं वैसे करके या इन्वेस्ट करके कैसे हम पैसा बना सकें ताकि हम अपनी लाइफ को आगे के लिए सुरक्षित कर सकें, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। पहले हमारे पास एक ट्रेडिशनल तरीका होता था, या तो हम अपने घर में बचत करके या सोना करके रखते थे, फिर धीरे धीरे बैंक आ गए तो बैंक में एफडी रखने लगे। एफडी का एक फ़ायदा होता था, एक फिक्स ब्याज मिलता था, आप निश्चिंत होकर एक पैसा आपका जमा रहता है। आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मेरे पास 5 लाख 10 लाख की एफडी है, मुझे 5,000 रुपये महीना उसमें मिल जाएगा। ये आपके एक दिमाग में होता था, इसलिए आप निश्चिंत होकर करते थे। पर उस समय एक था कि मार्केट या हमारी आवश्यकता भी कम थी और मार्केट स्टेबल होता था, जिसमें महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती थी। लेकिन आज समय चेंज हो गया है, लोग फास्ट चलने लगे हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं हो गई हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उनको लगता है यार ये पुराना तरीका है, कछुए की चाल कब तक चलते रहेंगे। तो वो क्या करते हैं, शेयर मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक ये उनको सबसे सस्ता रास्ता और सरल रास्ता दिखता है, एक लालच दिखता है कि यार शेयर मार्केट में तो क्या जल्दी पैसा बनता है। मैंने अभी 2 रुपये लगाए थे, अभी 10 मिनट बाद देखो तो पता लगा वो 10 रुपये हो गए, और 1 घंटे बाद पता लगा कि 100 रुपये हो गए, मिल गए। तो ये उनको एक लालच देता है। लेकिन आप शेयर मार्केट के विषय में आप एक ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट में कहीं से पैसा टपक के नहीं आता है, या कोई ऐसी संस्था या कोई नहीं है कि जो आपने 100 रुपये लगाए तो आपने 1,000 हो गया तो आपने 900 और ऐड करके वो आपको दे दिया। ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होती है। उसके लिए ये होता है आपके जैसे और भी 50 खिलाड़ी 100 खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो भी लालच में ही घुसे हुए हैं कि हमें पैसा कमाना है, क्योंकि अब नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो चलो शेयर ही करते हैं। अच्छा, शेयर करते हैं तो कोई उन्हें विशेष नॉलेज नहीं होता और इसमें आ जाते हैं। अब इसमें समस्या ये होती है कि चूँकि उन्हें ABCD शेयर मार्केट की पता ही नहीं है, बस उन्हें तो लालच दिख रहा है। शेयर मार्केट में लगाते हैं मतलब किसी ना किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, तो ये कंपनी का जजमेंट, क्या आपको लगता है कि कंपनी का लोग जजमेंट कम करते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे जज करें किसी कंपनी को? हाँ, शेयर का मतलब होता है कि शेयर लेना मतलब ये नहीं होता है कि आपने आज 5 रुपये लगाए और कल बेच दूंगा मैं, 10 रुपये में बिक गया तो 15 में बिक गया तो बेच दूंगा। ऐसा 1 बार 2 बार 4 बार आप हो सकता है कमा लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको लंबे समय में बैक हो जाएंगे, आप वापस हो जाएगा, आप लॉस में जाने लगेंगे। क्योंकि आपने वो छोटा सा सिंपल सिद्धांत बताती हूँ। आप अपने घर में भी कोई बिजनेस करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, मेहनत करते हैं, लगाते हैं, उसमें पूरा कैलकुलेशन करते हैं, समय भी देते हैं, तब आपको एक प्रॉफिट जनरेट होता है। इसी तरह से कोई कंपनी भी इस्टेब्लिश होती है तो वो उसकी प्लानिंग करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तब वो उसमें आ पाते हैं। तो दैट मीन्स आपने यदि शेयर उसका लिया है तो उसके हिस्सेदार बन गए हैं, क्योंकि वो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसके पास पूंजी नहीं थी, कम पूंजी थी, और आपसे वो और हिस्सेदार बना के और पूंजी ले रहा है, और जब कमाएगा, प्रॉफिट होगा तो वो आपको देगा। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको ज़्यादा देगा, कम होगा तो कम देगा। इंडियन कंपनीज में इतना दम है, आपको लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से सभी को पैसा शेयर कर सकती हैं, प्रॉफिट शेयर कर सकती हैं? क्या है इंडियन मार्केट में लॉन्ग टर्म में इतना दम? हाँ, लॉन्ग टर्म में हमारा मार्केट स्टेबल है, क्योंकि हमारा रिज़र्व बैंक और हमारा सेबी बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर करता है
और करेंसी प्रिंट नहीं होने दे रहा है। इस समय आधार लिंक है, पैन नंबर है, सब चीज़ का एक बराबर मॉनिटरिंग हो रही है। तो जो पहले जो फेक करेंसी आ जाती थी या फेक मार्केट में लोग घुस जाते थे और सडनली पैसा बना के निकल जाते थे और सडनली मार्केट क्रैश हो जाता था, वो अब सिचुएशन नहीं को कर पाते। आफ्टर ऑल आपने यदि एक साल में 1 करोड़ रुपए का ट्रेड लगाया है तो ज़रूर आपसे सेबी उससे पूछता है, इनकम टैक्स आपसे लेता है, टैक्स लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जीएसटी लगती है, सारी चीज़ का आपको हिसाब देना पड़ेगा, मंथली हो चाहे ईयरली हो, जो भी होगा। तो आप वो नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स धीरे से मार्केट हमारा अब स्टेबल हो रहा है। और अभी हम बोल रहे थे कि जो शेयर मतलब आप हिस्सेदार किसी कंपनी के बन गए, तो दैट मीन्स यदि कोई कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, ऊपर जाएगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट आपके हिस्से के अनुसार मिलेगा। यदि किसी कारण से लॉस हो गया तो आप लॉस के भी हिस्सेदार हैं। ये शेयर मार्केट का सिद्धांत है। अब ये एक तरह से आज के ज़माने में लालच ने उसको ग्रीड बना दिया है कि शेयर मार्केट में रोज़ पैसा बनता है। बनता नहीं है। आप 10 लोग यदि खेल रहे हैं, आपने यदि जीता है आज पैसे 100 रुपये, तो वो किसी न किसी ने इसी से बेचा है, उसने लॉस किया है। या तो कम रेट पे बेचा है, या जिस रेट पे उसने कल परसों या महीने भर पहले लेके रखा था, वो आपको आज वो दे रहा है। ये ही होता है। आप भी अब जिस दिन प्रॉफिट जो हिस्सा कमाए हैं, हो सकता है आप भी 6 महीने बाद बोलेंगे कि यार मैंने 100 रुपये लगाया था, चलो मेरे को आज 500 रुपये हो गए, या 1 साल बाद मेरा 500 रुपये का शेयर हो गया है, मैं उसमें 400 रुपये मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं बेच देता हूँ। वो 400 रुपये प्रॉफिट आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है। ये नहीं होती तो आपको क्या होता, शेयर का प्रॉफिट होता नहीं। एक मालिक हैं आप। इसी तरह से 1 कंपनी, 2 कंपनी, 10 कंपनी होके वो आप एक देश का ग्रोथ होती है, जो कंपनी के आप मालिक बन जाते हैं। ये इसका शेयर मार्केट का सिद्धांत होता है। अच्छा, कंपनी में भी आपने देखा होगा, कोई सपोज कर लो टाटा है, टाटा किसी चीज़ का मान लो ट्रक ही बना रही है, तो या बस बना रही है, कार बना रही है, तो वो सारे काम टाटा नहीं कर रहे हैं। टाटा अभी क्या कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी कंपनीज जुड़ी हुई हैं। कोई वाल्स बीयरिंग बना रही हैं, कोई लाइट बना रही है ना, कोई सॉफ्ट बना रही हैं। ऐसे डिफरेंट कंपनी होती हैं, वेंडर्स होते हैं जो उनको सामान सप्लाई करते हैं और वो भी पैसा कमाते हैं। यदि टाटा की कंपनी ग्रो होगी तो वो कंपनी भी ग्रो होगी। और वो यदि टाटा को घाटा होने लगा या एक्सपोर्ट नहीं कर पाए या किसी कारण से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, तो भी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो बाकी कंपनी की भी डिमांड कम हो जाएगी, उनको भी कम ऑर्डर मिलेंगे, कम घाटा हो जाएगा। तो इकॉनमी एक साथ ग्रो होती है, एक साथ नीचे भी आती है धीरे धीरे, और बढ़ती भी धीरे धीरे है। आप एक दिन में आप कहें कि टाटा का एक ट्रक खड़ा हो जाएगा, उनने सपना बनाया, देखा, लोहे की प्लेट बनाई, ये बनाई और ट्रक बना लिया, ऐसा नहीं होता है। उनकी भी प्लानिंग होती है, लंबा समय लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ये एक शेयर मार्केट का सिद्धांत है। इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि कभी भी शेयर मार्केट में गैम्बलिंग की तरह पैसा नहीं मिलता है। और जब आप उसमें लगाते हैं, खेलते हैं, तो कभी कभी ये भी होता है कि कोई कंपनी सपोज कर लो फेक मार्केट में आ गई है किसी तरह से, जो आपको झूठे सपने दिखा रही है कि मेरी कंपनी इसमें चल रही है, प्रॉफिट होगा मुझे, तो आपको मैं 1 साल बाद इतना प्रॉफिट पे आ जाएगा, 2 साल बाद इतना प्रॉफिट में हो जाएगा। आप उसमें आईपीओ के नाम से पैसा लगा देते हैं और पता लगा 1 साल 2 साल बाद उसके जो प्रमोटर, जिनको बोलते हैं, या मालिक बोल सकते हैं एक तरह के सरल भाषा में, वो बाहर हो जाते हैं किसी कारण से। तो घाटा किसका हुआ? अब बच गए आप। तो जितने इन्वेस्टर हैं जो छोटे छोटे, वो सब वाइप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मालिक था एक्चुअली, जो आपका ऑर्डर देने वाला था या जो एक्सपोर्ट कर रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था, ग्रोथ दिखा रहा था, वो बाहर हो गया, ख़त्म हो गया, मैनेज ही नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से शेयर मार्केट चलता है। तो इसीलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि शेयर मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। हाँ, अब उसके लिए आपको बराबर जब शेयर में आप घुसते हैं, लेने के मन बनाते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, सुनिए, देखिए, या दूसरों से बराबर पूछिए कि ये कंपनी क्या करती है,
कितने सालों से है, क्या कर रही है, प्रॉफिट है नहीं है इसकी। दूसरा, कोई कंपनी आज से 30 साल पहले प्रॉफिट कर रही होगी, कोई जरूरी नहीं कि वो आज भी करती रहेगी या बच जाएगी। हो सकता है 30 इस साल चीज से पहले, कैसे बचेंगे? 30 साल पहले उसके प्रोडक्ट की डिमांड थी, तो ये चीज को कैसे आज नहीं है। कोई बचेगा? जैसे हाउसवाइफ्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, इनको हाँ उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, तो इसलिए बैलेंस शीट देखते हैं। और आज का जो एनवायरनमेंट में जो मार्केट होता है उसको बराबर सुनना समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, और आप उससे कंपनी से बाहर हो जाइए। और आप झूठे उसमें सपने देख के ये मत रहिए कि 30 साल पहले मैंने लगाया है तो 50 साल तक वो चलती रहेगी। आपने देखा होगा प्रोडक्ट की या लोगों की लाइकिंग चेंज होती है तो प्रोडक्ट भी बदलते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कंपनी को अपनी नई टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करना पड़ता है। वो यदि वो नहीं करते हैं तो एक और सरवाइव नहीं कर पाते हैं। एक और चीज जो स्मॉल इन्वेस्टर्स को के माइंड में आती है, ये लार्ज कैप और स्मॉल कैप का कुछ चक्कर है कि कुछ बड़ी कंपनियां होती हैं, कुछ मीडियम, कुछ छोटी, हाँ स्मॉल कैप। तो वो उनको कहाँ प्रेफरेंस देना चाहिए? अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं वहाँ पे? लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट तो मेन सब में ही आपको देखनी चाहिए। या समझना नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम उसका प्रॉफिट कितना होता है, लॉस कितना होता है, उसने इतने पैसे लगाए थे तो कितना अभी बना है, ये चीज़ तो हमेशा ध्यान है। एक छोटा सा दुकानदार भी होता है, वो चाय वाला भी होता है, तो वो बोलता है मैंने ये आज 1000 रुपये लगाया था और 1200 रुपये में आज बिक्री हुई, मेरा 200 रुपये प्रॉफिट निकला, अपनी लागत निकाल के वो प्रॉफिट दिखाता है। वैसे ही कंपनी भी है उसी तरह से। अब मिड साइज, लार्ज साइज जो लैक्स में जो होती हैं उनमें वो होता है, कंपनी कैपिटल के आधार पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उनकी वर्किंग की टेंडेंसी देखना पड़ेगा आपको कि वो वर्क कैसे करती हैं। छोटी कंपनी मिडिल बन जाती है, मिडिल बन के ऊपर चली जाती है। आप इन्फोसिस को देखेंगे, इन्फोसिस एक छोटे से गैरेज में नारायण मूर्ति ने शुरू किया था। अपने उनकी वाइफ ने उनको पैसे दिए, जेवर दिए, सामान दिया, उनके फ्रेंड्स ने जुटाए और 10-10 हज़ार रुपये लगा के एक गैरेज में उन्होंने शुरू किया और आज करोड़ों की कंपनी बनी। उसके बाद में वो अमेरिका में गए, यानी अमेरिका की कंपनी से उनने संबंध बनाए, उनको बिजनेस दिया सॉफ्टवेयर बना के, देन फिर वो आज पूरे इंटरनेशनल कंपनी बनी। तो इसी तरह से जो स्मॉल स्केल होती है, मिड बनती है, मिड से अप में जाती है। कोई भी कंपनी एकदम से अप नहीं होती है, उनका जो डिफाइन किया गया है कैपिटल के अनुसार, किसी का 2 करोड़ डॉलर का होगा, किसी का 4 करोड़ डॉलर होगा, कोई किसी का 10 करोड़ डॉलर का होगा, ऐसे उनका लेवल डिफाइन होता है कि मिड है, स्मॉल है, वो है स्मॉल। क्या पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी ध्यान रखना चाहिए? जैसे पॉलिसीज भी लॉ शिफ्ट हो जाती हैं, हाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी शिफ्ट का भी ध्यान रखना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी देश की पॉलिसी के लिए। जैसे अभी हमारे यहाँ ईवी का एक वो चल रहा है, बहुत लोगों के चलन में है, रोज़ सुबह से शाम तक ईवी सुनते रहते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लिमिटेड हैं। अब लोगों ने ये क्या सोचा कि चलो इन्वेंशन हुए, साइंटिस्ट लोगों ने किया, अमेरिका, चाइना, इन कंपनी ने रिसर्च किया और ईवी पे गाड़ियाँ बनाना शुरू किया कि घर में जैसे चार्ज किया आप मोबाइल चार्ज करते उस तरह से चार्ज किया और उसके बाद में गाड़ी चला लिया, रात में लाके फिर कर लिया। इसी तरह से सारा वो सोलर पे और ईवी पे इस समय आ गया है। तो आगे आने वाला समय अब इलेक्ट्रिक की गाड़ियों का है, सोलर का है। अब ये यदि आपको नहीं पता है और आप वही पुरानी जो कंपनी है जो चल रही थी, जो इंजन बना रही थी, जो पुराने तरीके से, या 10 किलोमीटर की कोई गाड़ी चल रही थी जिनकी, तो आज वो 10 किलोमीटर वाली गाड़ियाँ चलाने वाली कंपनी बंद हो गई हैं। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो कंटेम्प्रेरी जिसको बोलते हैं या समसामयिक जो समय चल रहा है, वैसा कंपनी का काम अपग्रेड करना, ये टेक्निकली इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है। इसीलिए कंपनीज क्या होती है, बीच बीच में पैसा भी उठाती है। आपने देखा होगा कि FPO जिसको बोलते हैं, वो इसलिए उठाती है कि उनने मान लो कोई कंपनी उनकी 500 करोड़ में
कोई स्टार्टअप चल रहा था, अब उनको लगता है कि अब थोड़ा और डिमांड और आ गई है और बढ़ाना है हमें इसके काम के लिए, तो वो अकेला आदमी कहाँ से लाएगा? 500 करोड़ हैं, उसको चाहिए 2000 करोड़, तो वो 1500 करोड़ वो फिर से आपसे शेयर होल्डर से फ्लोट करके मांगेंगे सेबी की परमिशन से। आपने 1500 रुपये दिया, उनका कैपिटल हो गया 2000 करोड़ हो गया। देन अब 2000 करोड़ से नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, जहाँ से भी मिलेगा उसको अपनी मशीनें लगाएंगे, इम्प्रूव करेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। देन आपको फिर वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट देंगे और ये आपकी कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। अदरवाइज वो ये नहीं करते तो क्या होता? वही जो पुरानी टेक्नोलॉजी के पुराने उसकी वजह से हो सकता है कुछ समय बाद उसको कोई सामान नहीं खरीदता, कुछ नहीं खरीदता, तो वो ख़त्म हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं। क्या छोटे इन्वेस्टर्स को जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको करेंसी के ऊपर आने वाले रिस्क का भी ध्यान रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, जो इंडियन रुपी का डिवैल्यूएशन वगैरह ये सब न्यूज़? हाँ, डिवेल्यूएशन अभी जो जैसे अभी भी हुआ है डिवेल्यूएशन, जो 86-87 डॉलर से बढ़ के एकदम 90 डॉलर का आ गया है। जब हमको डॉलर में के कंपैरिजन में पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। डिवेल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि मैंने यदि कोई सामान खरीदा $1 में, तो पहले मुझे 80 रुपये देने पड़ते थे, अब मुझे वही सामान खरीदने के लिए 90 रुपये देने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स 5 रुपये से मेरी करेंसी डिवेल्यूएट हो गई, कम हो गई। तो ये होता है कि, पर इससे एक फ़ायदा होता है कि बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं यहाँ से, तो वो एक होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है हमारा, क्योंकि लोगों को ये देखते हैं कि अब हमको नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाने से या इन्वेस्टमेंट से पैसा मिल रहा है। तो डिवेल्यूएशन का एक फ़ायदा होता है। डिवेल्यूएशन मतलब ज़्यादा पैसे पे करना पड़ना आपको, तो ये है, तो हमेशा ध्यान रखना पड़ता है करेंसी का। तो ये ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो इसके बारे में और आगे अगले ब्लॉग्स में, अगले पॉडकास्ट में और चर्चा करेंगे। सो यू वांट टू से मैसेज टू एवरीवन टू लाइक एंड सब्सक्राइब? या ये आपको अच्छा लगा, मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की, और मैं समझ के आपको और आगे भी होगा कुछ समझाऊंगी, ताकि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनको इसमें समझने में आसानी होगी और वो लालच में बिल्कुल नहीं घुसें या फंसें। क्योंकि आपके पास यदि 100, 200, 500, 1000 रुपये हैं तो आप उसका वाइजली यूज़ करें, उसमें से कुछ बचा के सीखें, शुरू में सीखें, और धीरे धीरे उसमें पैसा जो आएगा फिर पैसे से पैसा बनाना शुरू करें। एकदम से लालच में आके और सड़क पे आने वाला काम बिल्कुल ना करें। ये मेरी आपको वाइज एडवाइस है। ओके, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।